राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा कर अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। तभी वैकेंसी की सूचना आई है जीआईसी और एलटी ग्रेड की। तो जमकर अपने तैयारियों को उधार दीजिए और खूब अच्छे से पढ़िए। तो सबसे पहले देखते हैं आज एक पुस्तक है पतली से हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। इसको मैं पूरा पढ़ लूँ, इसके बाद बच्चन सिंह का, इसके बाद फिर से रामचंद्र शुक्ल का। मैं पुस्तकें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सारे प्रश्न वहीं से बनते हैं घुमा फिरा करके, और तीनों इम्पॉर्टेंट है पढ़ना। तो जिनका जन्म हुआ है 1931 में बस्ती उत्तर प्रदेश में, डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी हिंदी भाषा और साहित्य के प्राध्यापक और आलोचक के रूप में ख्यात रहे हैं। आपाधारी प्रसाद द्विवेदी के शिष्यों में एक हैं। तो मैं बता दूं, डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी अलग व्यक्तित्व हैं, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी अलग हैं और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र अलग हैं। तीनों का ही हिंदी क्षेत्र में योगदान है, हिंदी भाषा के क्षेत्र में। तो आगे पढ़ते हैं। आपकी कृतियों में प्रारंभिक अवधि, हिंदी आलोचना, लोकवादी तुलसी, मीरा का काव्य, कुछ कहानियाँ, कुछ विचार आदि प्रमुख हैं। आपने हजारी प्रसाद द्विवेदी के साथ अद्दहमाड़ अब्दुल रहमान के अपभ्रंश काव्य संदेश रासक का संपादन किया। आपकी अन्य संपादित पुस्तकों में कविताएं 1963 अजीत कुमार के साथ, कविताएं 1964 अजीत कुमार के साथ, कविताएं 1965 अजीत कुमार के साथ हैं। हिंदी के प्रहरी रामविलास शर्मा अरूप प्रकार के साथ हैं। तो ध्यान रखिए कि जो हजारी प्रसाद के शिष्य हैं वह क्या हैं, डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी और विश्वनाथ प्रसाद तिवारी अलग हैं। तो अभी हाल में प्रकाशित आपका स्मृति आख्यान नंगा तलाई का गांव काफ़ी चर्चित हुआ है। आप गोकुल चंद शुक्ल आलोचना पुरस्कार, डॉक्टर रामविलास शर्मा सम्मान और सोवियत लैंड पुरस्कार साहित्य सम्मान से भी सम्मानित हो चुके हैं। तो यह है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। बहुत मोटी पुस्तक नहीं है, पतली ही है। पूरा मैं नहीं पढ़ी हूँ, कहीं कहीं बीच में से पढ़ी हूँ, तो अभी शुरू से ही पढ़ूँगी। पूरा एक बार पढ़ लेना सही रहेगा। और क्या है, अभी क्या भूमिका से भी बहुत प्रश्न आ रहे हैं, तो भूमिका और ये विषय क्रम को ज़रूर याद रखें, यहाँ से प्रश्न उठाया जा रहा है। तो सबसे पहले भूमिका को पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी भाषी जनता की आशाओं, आकांक्षाओं, उसके सुख दुख, उल्लास और निराशा तथा अन्य मनोस्थितियों का शब्द दर्पण है। कहने की आवश्यकता नहीं कि इसका परिचय प्राप्त करना अनेक दृष्टियों से आवश्यक और उपयोगी है। इसलिए देश के विद्यार्थियों को हिंदी साहित्य के इतिहास का परिचय शिक्षा के विविध स्तरों पर अनुकूल पद्धति से दिया जाता है। यह काम जितना आवश्यक है उतना ही कठिन, क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास की रेखा सरल और सीधी नहीं है, उसमें जटिलताएं हैं और मोड़ है। इस पुस्तक में प्रयास किया गया है कि हिंदी साहित्य के सामान्य विद्यार्थी को हिंदी साहित्य के इतिहास का ऐसा परिचय कराया जाए कि इस विषय का उसे उपयोगी ज्ञान प्राप्त हो जाए। भाषा ऐसी हो जिसे विद्यार्थी आसानी से समझ सके और उसे विषय की निभृत जानकारी हो जाए। इसके साथ ही यह जानकारी ऐसे स्तर की हो कि वह प्रारंभिक कक्षाओं से लेकर उच्च कक्षाओं की परीक्षाओं में भी अच्छे अंक प्राप्त कर सके। विद्यार्थी को विषय में सीधा प्रवेश मिले, उसे व्यर्थ में इधर उधर उलझना और भटकना न पड़े। साथ ही हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण सूत्रों, कार्यकरण संबंधों, विभिन्न कालखंडों की प्रधान और अप्रधान प्रवृत्तियों की सम्यक जानकारी मिल जाए, जिसके आधार पर वह साहित्य के विभिन्न पहलुओं पर अपनी स्पष्ट अवधारणा प्रस्तुत कर सके। आधुनिक साहित्य पर लिखते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि हमारे समय में भारतीय और विदेशी वैचारिक प्रवृत्तियों का परिचय पाठकों को वैज्ञानिक पद्धति से मिल जाए और भूमंडलीय आधुनिकता बोध से भलीभांति ऐसा परिचित हो जाए कि विभिन्न सामाजिक प्रश्नों पर मौलिक विचार करते समय भी उसका उपयोग कर सकें। आशा है कि इन सब बातों को ध्यान में रखकर लिखी गई हिंदी साहित्य का सरल इतिहास नामक यह पुस्तक सामान्य एवं विशिष्ट दोनों स्तरों के पाठकों के लिए उपयोगी होगी। इस पुस्तक को लिखने और तैयार करने की योजना प्रक्रिया डॉक्टर वेद प्रकाश, श्री सीतारमण शरण और श्री संजय नाथ ने उपयोगी परामर्श एवं सहयोग दिया है। एदर्थ हार्दिक आभार विश्वनाथ त्रिपाठी। तो यह है विषय क्रम को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले इन्होंने दिया आदिकाल, उसके बाद है भक्ति काल, फिर रीतिकाल, फिर आधुनिक काल, फिर स्वातंत्र्योत्तर हिंदी साहित्य। 5 भागों में इन्होंने बांटा है। तो इस बात को ध्यान रखिए, हो सकता हो कभी पूछ ले। आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल और स्वातंत्र्योत्तर हिंदी साहित्य। विषय प्रवेश है सबसे पहले। हिंदी शब्द का प्रयोग हम विविध अर्थों में करते हैं। सुविदित है कि हिंदी भारत की राजभाषा है।
राज शब्द का प्रयोग भाषा के लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि भारत की कोई प्रजाभाषा नहीं है। राजभाषा का अर्थ केवल केंद्र की सरकारी भाषा है। हिंदी भारत की संपर्क भाषा है। इसका अर्थ यह है कि केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच संपर्क की भाषा है। हिंदी मूलतः हिंदी भाषी क्षेत्र अर्थात हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राज्य भाषा है। इन क्षेत्रों की अपनी अपनी बोलियां हैं। आदिवासियों की बोलियां तो अपने स्वतंत्र अस्तित्व रखती हैं। हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियां कुमाऊनी, गढ़वाली, हिमाचली, हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रजी, अवधी, बंगेली, बुंदेलखंडी और भोजपुरी। इन बोलियों की अनेक उपबोलियां हैं। कहा जाता है कि 10 कोस पर भाषा बदल जाती है। प्रश्न है कि इस बहुबोली समूह को हम हिंदी क्यों नहीं कहते हैं, या दूसरे शब्दों में उन्हें हिंदी के अंतर्गत क्यों मानते हैं। ऐसा इसलिए कि इनका व्याकरणिक रूप थोड़ी बहुत भिन्नता के बावजूद समान है। इनकी शब्दावली भी अधिकांशतः समान है। इन बोलियों और उपबोलियों का व्यवहार करने वाले एक दूसरे की बोली समझ लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें परंपरा से केंद्रोन्मुख भाषा में साहित्य रचा जाता रहा है। इस क्षेत्र में ब्रजी और अवधी 2 प्रमुख विख्यात साहित्यिक भाषाएं रही हैं, जिन्हें विश्व स्तरीय समृद्ध साहित्य रचा गया है। इस विशाल भाषा प्रदेश के समाचार पत्र, दूरदर्शन केंद्र, आकाशवाणी केंद्र, विद्यालयों आदि में नागरिक हिंदी का व्यवहार करते हैं, साहित्य रचते हैं, पत्र व्यवहार करते हैं तथा राजनीतिक मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करते हैं। परंपरा से आज तक इस प्रदेश की मानक भाषा हिंदी ही रही है। मानक हिंदी का क्षेत्रीय बोलियों से कोई विरोध नहीं है, उल्टे ये बोलियां हिंदी के क्रमिक विकास में सहयोग करती ही आई हैं। इतने बड़े भाषा क्षेत्र में कभी कभी विवाद उठना स्वाभाविक है। आज की मानक हिंदी का आधार खड़ी बोली है, जो पश्चिमी क्षेत्र की है। इस खड़ी बोली में हिंदी की अन्य बोलियों ने अपना योगदान करके उसके मानक रूप का निर्माण किया है। साहित्य शब्दों के माध्यम से परिस्थिति विशेष के ऐसे चित्र खींचता है या ऐसे विचार प्रस्तुत करता है कि हृदय उद्वेलित हो उठता है, मार्मिकता पैदा होती है। इस मार्मिकता के आधार पर कारण बदलते रहते हैं। इस परिवर्तन का आधार हमारा इतिहास बोध है, जो परोक्ष तौर पर हमारे मूल्य और नैतिक मानदंड को बदलता रहता है। कहते हैं कि संसार परिवर्तनशील है। इस परिवर्तनशीलता का प्रभाव हमारे भाव जगत पर भी पड़ता है। संसार की परिवर्तनशीलता के संदर्भ में साहित्य में परिवर्तन की खोज करना और उसकी व्याख्या करना साहित्य के इतिहास का कार्य क्षेत्र है। तो किसी भी लेखक को अगर जानना है हमें, तो विषय प्रवेश भूमिका जरूर पढ़ना चाहिए। इतिहास क्या है? हमारा वर्तमान निरंतर अतीत में समाता जा रहा है। हम वर्तमान को देखते हैं, अतीत को हम नहीं देख पाते, लेकिन मनुष्य स्वभावतः इतिहास में भी झांकने का निरंतर प्रयास करता रहा है। अतीत में रहने की प्रक्रिया में वर्तमान अपने कुछ चिन्ह छोड़ जाता है। पुराने भवन, शिलालेख, ताम्रपत्र, सिक्के, भाषा, साहित्य, मिथक, किंवदंतियाँ आदि ऐसे चीज़ें हैं। इन इतिहास का अवशेष समझना चाहिए। इन्हीं अवशेषों के आधार पर इतिहासकार इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं। आज अशोक नहीं है, किंतु उसके शिलालेख हैं। अकबर नहीं है, किंतु आईने अकबरी है। इनसे जो जानकारियाँ मिलती हैं, उन्हीं के आधार पर इतिहास की रचना होती है। ये अवशेष ही इतिहास लेखन की आधारभूत सामग्रियाँ हैं। साहित्य का इतिहास भी ऐसे ही पुनर्निर्मित किया जाता है। समस्त प्राचीन साहित्य जैसे 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, कबीर, सूर, तुलसी, जयसी, मीरा, भारतेंदु हरिश्चंद्र आदि की रचनाएं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की आधारभूत सामग्री हैं। हिंदी भाषा साहित्य के इतिहास की कुछ जानकारियों के बाद अब हम हिंदी साहित्य के इतिहास का परिचय प्राप्त करेंगे। सामान्यतः हिंदी इतिहास 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता रहा है। राहुल सांकृत्यायन सरहपा को पुरानी हिंदी का कवि मानते हैं। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया कि राहुल सांकृत्यायन ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है? सरहपा को माना है। इस दृष्टि से हिंदी साहित्य का इतिहास लगभग 2 शताब्दी पूर्व 9वीं शताब्दी से शुरू हो जाता है। सरहपा की पुरानी हिंदी रचनाएं परिमाण में बहुत कम उपलब्ध हुई हैं, इसलिए हम 1000 ईस्वी से ही हिंदी साहित्य का उद्भव मानना उचित समझते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि हिंदी साहित्य का प्रारंभ हिंदी भाषा में साहित्य रचना से शुरू हुआ होगा। इसलिए इतिहासकारों के सामने यह समस्या है कि वे हिंदी की अपभ्रंश पूर्व भाषा से किन विशेषताओं के आधार पर अलग पहचान स्थापित करें।
भाषा प्रवाह नदी जल के समान होता है। उसे हम किसी एक बिंदु से सर्वथा भिन्न या नवीन नहीं घोषित कर सकते। हमें देखना होगा कि अपभ्रंश किन भाषा प्रवृत्तियों के कारण हिंदी में रूपांतरित हुआ होगा। विद्वानों के अनुसार प्रवृत्तियाँ 3 हैं: क्षतिपूरक, दीर्घीकरण, परसर्गों की प्रयोग की अधिकता और तत्समीकरण। अपभ्रंश में हाथ के लिए हत शब्द चलता था, हिंदी में वह हाथ हो गया, तो हट गया और ह में आकार जुड़कर हाथ बन गया। यानी ध्वनियों में आधे त की क्षति और अ को आ बनाकर उसकी क्षतिपूर्ति की गई। काज, काम, 7, 8 जैसे शब्द इसी प्रवृत्ति से बने हैं। संस्कृत प्राकृत में परसर्ग नहीं होते भी होंगे तो नगण्य हैं। वहाँ परसर्गों का काम विभक्तियों से चलाया जाता था। अपभ्रंश में कहीं कहीं परसर्ग मिलते हैं, लेकिन हिंदी में परसर्गों के प्रयोग अधिक होने लगे। यह दूसरी प्रवृत्ति है जिसके कारण हिंदी अपभ्रंश से अलग हुई। ऐसे में शशि के मुख से अहि से निकसें, शशि के मुख से अहि से निकसें, चंद्रमा के मुख से मानो सर्प निकल रहा है, जैसे पंक्ति आती है। पाली, प्राकृत तथा अपभ्रंश में तत्सम ढूंढने पर भी मुश्किल से मिलते हैं। पाली में तो राजा भी लाजा होता है। पुरानी हिंदी में तत्सम शब्दों का पुनर्प्रचलन था। पंडित चंद्रदास शर्मा गुलेरी का अनुमान है कि ऐसा अर्थबोध को स्पष्ट करने के लिए हुआ होगा। अपभ्रंश में एक ही शब्द कभी कभी अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता था, जैसे गज और गत, दोनों के लिए गय। इससे अर्थबोध में गड़बड़ी होती थी। कुछ लोगों का विचार है कि तत्सम शब्दों का पुनर्प्रचलन वैष्णव धर्म के प्रचार के कारण हुआ। पृथ्वी रासों में वर प्रमुदीय प्रथमाधिपति जैसी पंक्ति है। सारांश यह है कि अपभ्रंश में क्षतिपूरक, दीर्घीकरण, परसर्गों के प्रयोग की अधिकता और तत्सम शब्दों के पुनर्प्रचलन की प्रवृत्ति आ जाने पर उसका विकास पुराने हिंदी में हुआ। ये प्रवृत्तियाँ साहित्य में 10वीं शताब्दी के आसपास मिलने लगती हैं। अतः हम हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ 1000 से मानते हैं। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति को विभिन्न कालखंडों के नामकरण का आधार माना था। इसी पद्धति पर उन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल और उत्तर मध्यकाल को रीति काल और आधुनिक काल को गद्य काल कहा। वीरगाथा और भक्ति को प्रधान प्रवृत्ति मानते समय उनके ध्यान में साहित्य का भाव पक्ष रहा होगा, जबकि रीति और गद्य रूपगत प्रवृत्तियां हैं। गद्य जहाँ तक आदिकाल का प्रश्न है, ग्रियर्सन ने इसे चारण काल, मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल, राउर संकृत्या ने सिद्ध सामंत काल तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा। इस प्रकार हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन, नामकरण और विभिन्न कालखंडों की काल अवधियाँ इस प्रकार हैं। आदिकाल वीरगाथा काल संवत 1050 से 1375 तक, यहाँ से बहुत बार प्रश्न आया है। पूर्व मध्यकाल भक्ति काल 1375 से 1700 तक। जैसे कई बार पूछ लेता है वीरगाथा काल किसने कहा, आदिकाल किसने कहा, फिर समय सीमा पूछ लेगा, 4 ऑप्शन दे देगा। इसी तरह पूर्व मध्यकाल किसने कहा, भक्ति काल किसने कहा, और इसका भी समय सीमा, उत्तर मध्यकाल का समय सीमा 1700 से 1900, आधुनिक काल 1900 से अब तक। शुक्ल जी का विभाजन तो प्रायः सर्वमान्य है, किंतु परवर्ती इतिहासकारों ने आदिकाल और रीतिकाल के नामकरण और प्रधान प्रवृत्ति के विषय में शुक्ल जी से गंभीर मतभेद प्रकट किया, जिसकी चर्चा हम यथाअवसर करेंगे। यद्यपि हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1000 ईस्वी के आसपास से माना जाता रहा है, किंतु हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को ठीक से समझने के लिए हमें कुछ पहले की साहित्यिक गतिविधियों का परिचय प्राप्त कर लेना चाहिए। पहले कहा जा चुका है कि इस काल में रचित अनेक प्रबंध रचनाएं और नाथ सिद्धों की भाषा को पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुराने हिंदी कहा था। यहाँ से बहुत बार प्रश्न आता है कि पुरानी हिंदी किसने कहा है, या फिर पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने क्या कहा है नाथ सिद्धों की भाषा को। वस्तुतः पुरानी हिंदी से उनका तात्पर्य परिनिष्ठित अपभ्रंश से विकसित या अपभ्रंशोत्तर भाषा से है। सिद्धों, नाथों, जैन मुनियों के दोहे, पद, संदेश राशक, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउरवेल, प्राकृत पैगलम के अनेक छंद, हेमचंद के प्राकृत व्याकरण में संकलित अनेक दोहे पुराने हिंदी के अंतर्गत हैं। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आदिकाल को
अपभ्रंश काव्य और देश भाषा काव्य में विभाजित किया है। देश भाषा काव्य को वीर गाथा काव्य कहा है। इसे वीर गाथा काव्य कहा है। इस वीर गाथा काव्य को पुरानी हिंदी के अंतर्गत ही मानना चाहिए। पुरानी हिंदी में अपभ्रंश और हिंदी की भाषाई एवं साहित्यिक प्रवृत्तियां घुली मिली हैं, इसलिए आदिकाल को अपभ्रंश और हिंदी को हिंदी का संधिकाल भी कहा जाता है। हिंदी भाषा और साहित्य का स्वरूप वस्तुतः भक्ति काल में सामने आता है। अब हम आदिकाल तथा उत्तरवर्ती कालखंडों का इतिहास का क्रमवार परिचय प्राप्त करेंगे। तो यह था विषय प्रवेश। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लगता होगा कि क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन एक से दो बार तो ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। किसी के पास पुस्तक नहीं है तो पुस्तक ले लें, यहाँ से प्रश्न इससे बहुत पूछे जाते हैं। और नहीं है तो सुनने वीडियो में बना रहे हैं, बहुत महंगा नहीं है। कितने का था? पीछे दिया होगा। तो यह आपने देखा 5 भागों में बांटा है इन्होंने। और भूमिका हमने पढ़ा, विषय प्रवेश पढ़ा। अब पढ़ते हैं हम लोग आदिकाल। कहीं कहीं पेज जो है बहुत हल्का है। तो आदिकाल की सामाजिक स्थितियाँ क्या हैं? डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी के नज़र से आदिकाल विविध और परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों का काल है। हर्षवर्धन के बाद किसी ने केंद्रीय सत्ता स्थापित नहीं की। युद्ध या बाहरी हमलों का कोई प्रभाव जनता पर नहीं पड़ता था। भूमि और नारी का हरण राजाओं पर लिखे गए काव्यों के सामान्य विषय हैं। सामंतवादी व्यवस्था में भूमि संपत्ति का स्रोत होती है। भूमि और नारी का हरण राजाओं पर लिखे गए काव्यों के सामान्य विषय हैं। सामंतवादी व्यवस्था में भूमि संपत्ति का स्रोत होती है। रक्त या वंश की शुद्धता और उच्चता में नारी की भूमिका निर्णायक होती है। अर्थव्यवस्था की बात छोड़ दे तो कहा जा सकता है कि सामान्य जनता के दैनंदिन जीवन पर राज्य की अपेक्षा धार्मिक मदों का अधिक प्रभाव था। इस काल में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश में भी रचनाएं हो रही थी और साथ ही साथ अपभ्रंश के केंचुल को छोड़ते हुए हिंदी भी अपना रूप ग्रहण कर रही थी। इस काल में आवागमन के साथ आज जैसे विकसित नहीं थे। इसका परिणाम यह दिखलाई पड़ता है कि इस विशाल क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर रची हुई कृतियों में भाषागत विभिन्नता अर्थात क्षेत्रीयता का रंग अधिक है। इसलिए आदिकाल का हिंदी साहित्य अनेक बोलियों का साहित्य प्रतीत होता है। वस्तुतः यह काल अनेक दृष्टियों से संधि काल है। धार्मिक दृष्टि से इस काल में अनेक ज्ञात अज्ञात साधनाएं प्रचलित थीं। सिद्ध, जैन, नाथ आदि मतों का इस काल में व्यापक प्रचार किया गया था। इनका साहित्य भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। धार्मिक साधना के रूप में वैष्णव मत का प्रचार सामान्य जनता में कम नहीं हुआ होगा, किंतु इस काल में वैष्णव मतावलंबी साहित्य अपेक्षाकृत कम मिलता है। इस्लाम का प्रवेश हो चुका था, किंतु उसका प्रभाव साहित्य पर आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो में ही दिखलाई पड़ता है। संदेश रासक का रचयिता अद्दहमाण अब्दुल रहमान अपने नाम से इस्लामी धर्मावलंबी ज्ञात होता है, किंतु उसकी रचना पर इस्लाम का प्रभाव नहीं के बराबर है। सिद्ध कवि देखते हैं तो बौद्ध धर्म कालांतर में तंत्र मंत्र की साधना में बदल गया था। ब्रजयान इसी प्रकार की साधना था। महापंडित राव सांकृत्यायन के अनुसार बौद्ध धर्म अपने हीन और महायान के विकास को चरम सीमा तक पहुंचाकर एक नई दिशा लेने की तैयारी कर रहा था, जब उसे मंत्रयान, वज्रयान या सहजयान की संज्ञा मिलने वाली थी। सिद्धों का संबंध इस ब्रजयान से था। उनकी संख्या 84 बताई जाती है। प्रथम सिद्ध सरहपा 8वीं शताब्दी सहज जीवन पर बहुत अधिक बल देते थे। इन्हें ही सहजयान का प्रवर्तक कहा जाता है। सिद्धों ने नैरात्म्य भावना, काया योग, सहज शून्य तथा समाधि की भिन्न भिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया है। इन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था पर तीव्र प्रहार किया है। इन्होंने संध्या भाषा शैली में रचनाएं की हैं। संध्या भाषा वस्तुतः अंतस साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा है, इसलिए प्रतीकार्थ खुलने पर ही यह समझ में आती है। इस भाषा शैली का उपयोग नाथों ने भी किया है। कबीर आदि निर्गुण
संतों की इस भाषा शैली को उलट भाषी कहा जाता है। मध्य देश के पूर्वी भाग में ही सिद्धों के होने का पता चलता है। इनकी भाषा में भी उन्हीं क्षेत्रों के तत्कालीन रूप मिलते हैं। अब नाथ का भी देखते हैं कौन है। नाथ का समय थोड़ा बाद का है। 84 सिद्धों की जो सूची मिलती है उसमें कई नाथों के नाम भी हैं। ब्रजयानी सिद्धों के साथ नाथों का संबंध था। नाथ पंथ में गोरखनाथ शिव के रूप माने गए हैं, अतः इनका शैव होना स्पष्ट है। गोरखनाथ ने पतंजलि के योग को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया और ब्रह्मचर्य, वाक संयम, शारीरिक मानसिक सुचिता तथा मद्य मांस के त्याग को आग्रह किया। ब्राह्मणों के कर्मकांड एवं वर्णाश्रम व्यवस्था पर उन्होंने भी तीव्र प्रहार किया था। उनका सिद्धांत था जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, अर्थात जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। ईड़ा पिंगला नाद बिंदु की साधना, खट चक्र भेदन, शून्य चक्र में कुंडलिनी का प्रयोग आदि नाथों की अंतः साधना के मुख्य अंग हैं। संध्या भाषा या उलटभाषी की शैली का प्रयोग इन्होंने भी किया है। नाथों का निवास स्थान मध्य देश का पश्चिमोत्तर भाग बताया जाता है। परंपरा से प्रसिद्ध है कि गोरखनाथ मत्स्येंद्र नाथ या मच्छंदर नाथ के शिष्य थे। यह भी कहा जाता है कि इन्हीं जलंधर से जालंधर नगर का नामकरण हुआ है। राहुल संकृत्यायन गोरखनाथ का समय विक्रम की 10वीं शताब्दी मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज चौहान के समय का बताया है और पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी इन्हें 10वीं शताब्दी मानने के पक्ष में है। जैन मतावलंबी कवि। जैन मत के प्रभाव में अधिकांश काव्य गुजरात, राजस्थान और दक्षिण में रचा गया। यह प्रायः प्रामाणिक रूप में उपलब्ध है। जैन मतावलंबी रचनाएं दो प्रकार की हैं। एक जिनमें नाथ सिद्धों की तरह अंतः साधना, उपदेश, नीति, सदाचार और बल और कर्मकांड का खंडन है। ये प्रायः दोहों में रचित मुक्तक है। दूसरी जिनमें पौराणिक जैन साधकों की प्रेरक जीवन कथा या लोक प्रचलित कथाओं को आधार बनाकर जैन मत का प्रचार किया गया है। जैन पौराणिक काव्य एवं चरित काव्य इसी श्रेणी के काव्य हैं। जैन आचार्य हेमचंद्र 12वीं सदी के प्राकृत व्याकरण और मेरुतुंग 13वीं सदी के प्रबंध चिंतामणि में जैनेतर रचनाएं भी संकलित हैं। सदाचार, उपदेश, रहस्य, साधना वाली मुक्तक रचनाएं सिद्धों की रचनाओं से बहुत मिलती हैं। इनमें भी सहज पर बल दिया जाता है। जोइंद 10वीं शताब्दी, राम सिंह लगभग 12वीं शताब्दी आदि इस कोटि के प्रमुख जैन कवि हैं। पौराणिक काव्यधारा में अपभ्रंश के महान कवि स्वयंभू आते हैं, जिन्होंने राम कथा को आधार बनाकर पौम चरियु की रचना की। स्वयंभू के 8वीं सदी के कवि हैं। पौम चरियु जैसी के पद्मावत और तुलसीदास के रामचरितमानस की ही तरह कड़वकबद्ध है। यह प्रश्न कभी आया हुआ था, याद नहीं आ रहा किस परीक्षा में आया हुआ था। अपभ्रंश के अन्य प्रसिद्ध कवि पुष्यदंत 10वीं सदी ने महापुराण की रचना की। इसके अतिरिक्त जैन अपभ्रंश कवि ने भारी संख्या में चरित काव्य लिखे हैं। इनमें पुष्पदंत का नागकुमार चरित, जसहर चरियु तथा कनकामर मुनि 11वीं सदी का करकंड चरित अधिक प्रसिद्ध है। भविष्यदत्त कथा नामक प्रसिद्ध अपभ्रंश कथा काव्य धनपाल 10वीं सदी की ऐसी रचना है जिसमें लोक प्रचलित कथा को भी सरल बनाए रखा गया है और जैन मत में दीक्षित होने की प्रेरणा भी दी गई है। इस काल का लिखा गया वैष्णव साहित्य बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन लक्ष्मीधर द्वारा 14वीं शताब्दी में संकलित प्राकृत पैंगलम के अनेक छंदों में विष्णु के विभिन्न अवतारों से संबंधित पंक्तियाँ मिलती हैं। इस प्रकार हेमचंद्र 12वीं सदी के प्राकृत व्याकरण में संकलित अपभ्रंश दोहों में भी कृष्ण, राधा, दशमुख आदि की चर्चा आती है। इससे अनुमान किया जा सकता है कि इस काल के साहित्य में विष्णु के विभिन्न अवतारों को लेकर प्रचुर मात्रा में रचनाएं हुई थी जो अब उपलब्ध नहीं है। बहुत कुछ यही स्थिति श्रृंगार परक लौकिक काव्यों के भी है। सौभाग्यवश राहुल बेल 11वीं सदी और संदेश रासक 13वीं सदी नामक दो शुद्ध लौकिक श्रृंगारिक काव्य प्रामाणिक तौर पर उपलब्ध हो गए हैं।
संदेश राशक का महत्व इससे भी आंका जाना चाहिए कि वह किसी भारतीय भाषा में रचित, यह प्रश्न बहुत बार आता है कि भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना है। संदेश राशक 3 प्रकरणों में विभाजित 223 छंदों का संदेश काव्य है। राउरकेला का रचयिता रोड़ा नामक कवि है, जिसने किसी राजा के अंतःपुर में रहने वाली विभिन्न प्रदेशों की रानियों का वर्णन किया है। प्राकृत पैंगलम के छंदों को देखने से पता चलता है कि आश्रयदाता राजाओं को आधार बनाकर काव्य की रचना परंपरा भी इस काल में विद्यमान थी। प्राकृत पैंगलम में विद्याधर द्वारा रचित किसी भी राजा, संभवतः जयचंद की एवं अनुमानतः सारंगधर द्वारा रचित हम्मीर की प्रशंसा में लिखे पद्य मिलते हैं। हेमचंद के प्राकृत व्याकरण में अपभ्रंश के जो दोहे संकलित हैं उनमें उनसे एक बात तो यह स्पष्ट हो जाती है कि दोहा उस समय का लोकप्रिय छंद था। दूसरे वीरता और श्रृंगार नीति विषयक दोहों में रचित कृतियां भी लोकप्रिय थी। इन दोहों की अभिव्यक्ति इतनी निश्चल और सहज है कि इन्हें लोक साहित्य की कोटि में रखा जा सकता है। यहाँ धर्म, वीर, श्रृंगार नीति परक दोहों के कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। धर्म से क्या है? प्राइव मूड़ी हैं भतंडी ते मणि अडा गणंती अखई निरामयी परम पई अजवई लव न लहंती। प्रायः मुनियों को भी भ्रांति हो जाती है, वे मन का गिनते हैं। अक्षय निरामय परम पद में आज भी लव नहीं लगा पाते। वीर का क्या है? पाय बिलग्गी अंतड़ी सिरुलहस्यों खंघस्म टोई कट्टारई हथ डौ बल किंजव कंतस। पाँव में अतड़ियाँ लगी हैं, सिर कंधे से लटक गया है, तो भी हाथ कटार पर है, ऐसी कि मैं बली जाती हूँ। पिय संगम को निदड्डी पियो परुखेम मई बिन्नी व बिन्नासिया नीदन अम्बन तेम्ब। प्रिय के संगम में नींद कहाँ, प्रिय के परोक्ष में सामने न रहने पर नींद कहाँ। मैं दोनों प्रकार से नष्ट हुई, नींद नयो न त्यों। जो गुड़ गोवई अपैड़ा पैड़ा कराय परसस तसु हूँ कल जुगी दुल्ल हो बल किज्जों सुड़स। जो अपना गुड़ छिपाए दूसरे का प्रकट करे, कलयुग में दुर्लभ सृजन पर मैं बलि जाऊं। दोहा, पद्धड़िया, गेयपंद अपभ्रंश काल के प्रमुख छंद हैं। तो यह भी बहुत बार पूछा गया है। एक बार पूछा गया था कि पद्धड़िया किस काल का प्रमुख छंद है। तो अब है वीर गाथा काव्य, इसको पढ़ेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि फिर हो जाएगा लंबा बहुत। और विचार तो ये है कि 11 दिन में इसको हिंदी भाषा का सरल इतिहास समाप्त कर दो, क्योंकि पतला है तो यहीं से शुरू करना पड़ेगा। देखिए लंबा हो जाएगा, ध्यान से पढ़ना, जल्दी पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। अभी हमने पढ़ा सिद्ध कवि, सामाजिक स्थिति आदिकाल की सामाजिक स्थिति, फिर सिद्ध कवि के विषय में, फिर नाथ कवि के विषय में आप लोग पढ़िए। जो आप को भी इम्पोर्टेंट लगे उसको अपने हैंड राइटिंग से कॉपी में लिख लीजिए। वो क्या, वो हमेशा के लिए याद रहेगा, कभी भी भूलेगा नहीं। जैन मतावलंबी कवि। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, करबद्ध निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और कमेंट भी करें, और अपने हैंड राइटिंग में ज़रूर लिखें। वीडियो देखें या ना देखें, नहीं, कमेंट करें या लाइक करें या ना करें, सब्सक्राइब करें या ना करें, वीडियो को देखें और अपने हैंड राइटिंग में जो आपको इम्पोर्टेंट लगता हो, या फिर कहीं प्रश्न हल कर रहे हैं वहाँ से कोई प्रश्न पूछा। अब इतने ही पेज में मैं बताऊँगी कल या परसों वीडियो में कि कितने प्रश्न आए थे। कम से कम 8 से 10 प्रश्न, इतने ही जितना मैंने वीडियो बनाया है, पढ़ा है हम लोगों ने, उतना में 8 से 10 प्रश्न आए हुए हैं पहले, इतना में ही। तो इससे जो इम्पोर्टेंट लगे उसको अपने कॉपी में लिख लीजिए। आदिकाल मैंने, क्योंकि ये पतली सी पुस्तक है, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है, इसलिए जल्दी थोड़ा 60 में, नहीं आदिकाल इतना जल्दी तो समाप्त होता नहीं है। ये कितना जल्दी हो गया, 2 ही 3 पेज में विषय प्रवेश हुआ। फिर
आदिकाल का सामाजिक स्थिति और सिद्ध कवि, नाथ कवि, जैन मतावलंबी कवि और ये सब थोड़ा बहुत है। कल पढ़ेंगे, कल के वीडियो में वीर गाथा काव्य। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। शुभ रात्रि मुकुंद, शुभ रात्रि।